लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में आज बात करेंगे महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर अखिलेश ने लोकसभा में उठाए सवाल, सीएम योगी ने किया करारा प्रहार। इसके अलावा बात करेंगे महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा को लेकर तैयारी पूरी, सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों का मास्टर प्लान तैयार। इसके साथ ही बात करेंगे मिल्कीपुर में हार के बाद एसपी के पीडीए पर सवाल, बीजेपी ने कहा हो गया खेल, एसपी का पीडीए फेल। साथ ही बात करेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है, पीयूष गोयल को चुनाव की कमान सौंपी गई है। रेस में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। महाकुंभ को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। आज लोकसभा में भी अखिलेश ने महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं सीएम योगी ने नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि ये लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में हैं, जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी रहे हैं, वहीं लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी का कहना है कि ये लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में हैं। वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार खुद को चमका रही है। सीएम योगी का कहना है कि ऐसे लोग सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं। वहीं अखिलेश का आरोप है कि यहाँ आने वाले लोगों को तकलीफ है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी हो चुके हैं। वहीं अखिलेश का कहना है कि कुंभ में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अशोक रावत ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महाकुंभ पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में माननीय महाराज जी ने, हमारे सीएम साहब ने, योगी जी ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी हुई हैं और बहुत से देखिए श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ये एक आस्था का विषय है और जो आस्था है उनको महाकुंभ पर स्नान करने का जो सब में श्रद्धालुओं में मन है, वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वहां पर भीड़ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने जहां महाकुंभ के इंतजामों पर योगी सरकार की तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि उनके नेता सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। लोग राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत करवाना चाहते हैं, वातावरण दूषित करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल जो आध्यात्मिक शक्ति है वहाँ पर, और देश भी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उनके आशीर्वाद से चलता है, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने जहां कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, जिसे लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 125 एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस तैनात की गई है। 43 हॉस्पिटल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। माइनर से लेकर मेजर सर्जरी तक के इंतजाम है। महाकुंभ में 2000 मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट पर है। एसआरएन हॉस्पिटल में 700 मेडिकल फोर्स अलर्ट पर है। एसआरएन हॉस्पिटल में 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार है, साथ ही 250 बेड रिजर्व किए गए हैं। महाकुंभ में 500 बेड की क्षमता वाले अस्पताल तैयार किए गए हैं। आयुष के 150 मेडिकल फोर्स के 30 एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं। वहीं एम्स दिल्ली और बीएचयू के स्पेशलिस्ट भी अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ नगर के आसपास सेवा शिविर तैयार किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ से प्रयागराज और यूपी की आध्यात्मिक नगरियों में भारी भीड़ को असुविधा न हो, इसके लिए बीजेपी संगठन लगातार कमर कसे हुए है। बीजेपी ने श्रद्धालुओं के लिए सेवा सहयोग शिविर के माध्यम से राहत देने का कार्य शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी सेवा सहयोग शिविर के माध्यम से हिंदुत्व और सनातन की बयार को पूरे प्रदेश में बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ समेत अलग अलग जो आध्यात्मिक नगरियां हैं उनमें सेवा सहयोग शिविर संचालित किए हैं। इनमें जो श्रद्धालु दूर दराज से आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था समेत और जो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत हो उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की तैनाती की है। बीजेपी सेवा सहयोग शिविर के जरिए आध्यात्मिक नगरियों में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच सनातन और हिंदुत्व की बयार बहाने में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी से यूपी के 23 जिलों में 2400 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रदेश महामंत्रियों और कई प्रदेश पदाधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। महाकुंभ नगर के आसपास 14 जिलों में 1756 से ज्यादा सेवा सहयोग शिविर लगे हैं। इनमें भोजन, इलाज और श्रद्धालुओं के रुकने की पर्याप्त व्यवस्था है। इतनी गाड़ियों का सैलाब, इतनी भीड़ आई है कि उसको प्रशासन शासन संभालने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्वयंसेवक लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता लगे, वहाँ रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर के द्वार खोल दिए हैं ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए। और कुंभ में भी भारतीय जनता पार्टी ने रहने खाने की तमाम व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के लिए की हैं जो दर्शनार्थी हैं, जो कुंभ के दर्शन के लिए आए, स्नान इत्यादि के लिए आए, पुण्य के लिए आए हैं। उनके लिए पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा संकल्प में लग गए। वहीं सीएम योगी ने भी माघ पूर्णिमा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया है। अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअली बैठक में सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई है। महाकुंभ में 3 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को भेजा गया है। यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कुंभ के रास्ते में फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश महामंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री ऐसी टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, यानी कि संगठन के दिग्गजों को इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने लगाया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पिछले उपचुनावों में एसपी को करारी हार मिली है। बीजेपी का दावा है कि जातीय समीकरण देखें तो एसपी के लिए पीडे फॉर्मूला हिट होना चाहिए था, लेकिन ये फॉर्मूला मिल्कीपुर में फेल साबित हुआ। मिल्कीपुर में पीडीए फॉर्मूला क्या वाकई में काम नहीं कर पाया? 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मिल्कीपुर से संदेश जाने वाला है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले में बदलाव करेगी? सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने इन उपचुनाव से पहले सूबे की सियासत को साधने के लिए एक जातिगत फॉर्मूला सेट किया, जिसको नाम दिया पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन पिछले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का यह फॉर्मूला फेल होता दिखा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जीत भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है। समाजवादी पार्टी यह सीट हार गई है। लोग सवाल अब आए खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये पीडीए की हार है? मिल्कीपुर के रण में आरएसएस ने हिंदुओं को एकजुट करने की नीति में बड़ी भूमिका निभाई।
पीडीए के फॉर्मूले का भ्रम तोड़ने के लिए बीजेपी के सहयोगी दलों ने जमीनी स्तर पर काम किया। सूत्रों की माने तो कुंदरकी और कटेरी जैसे कठिन जातीय समीकरण वाला चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने आरएसएस के सुझाव पर मिल्कीपुर के लिए रणनीति बदली। हालांकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि मिल्कीपुर में यह हार पीडीए की नहीं है, बल्कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 420 करके बाई इलेक्शन को जीता गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि 403 में 420 चलेगी नहीं, तो 2027 में जब चुनाव होगा तो मिल्कीपुर की जो समाजवादी पार्टी की सीट थी वो फिर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बाई इलेक्शन में जीत हासिल की है उसको खुद भी पता है कि किस तरह से वो जीती है, इसलिए चोर के मन में कहीं ना कहीं इस बात का भय जरूर रहता है कि किस तरह से उसने लोकतंत्र को लूटने का काम किया। इसलिए जब समय आएगा तो जनता जवाब देगी। सियासी पंडित भी मानते हैं कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का अलग अलग जातियों में बटे हिंदुओं पर बड़ा असर पड़ा। नारे का ही असर रहा है कि कटहरी और कुंदरकी में भी 3 दशक बाद कमल खिला। आरएसएस ने इसी आधार पर बीजेपी के साथ मिलकर मिल्कीपुर का रण जीतने की रणनीति बनाई। पीडीए का जो अखिलेश यादव जो बात करते रहे हैं, मिल्कीपुर चुनाव ने उस पर सवालिया निशान भी लगाए हैं और ये बताया है कि बीजेपी के जो दांव हैं और यानी बीजेपी का जो पीडीए है उसके पिछड़े दलित और अगड़े, ये जो उसका कॉम्बिनेशन है ये समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भारी पड़ा है। और इसी वजह से अब अखिलेश यादव भले ही पीडीए की बात बार बार कर रहे हों, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें अपने चुनावी जो पूरे इक्वेशन है उसको फिर से एक बारगी देखना होगा, उसे जांचना होगा, क्योंकि उनका पीडीए फिलहाल मिल्कीपुर में तो बेअसर साबित हुआ। मिल्कीपुर के चुनावी नतीजों ने समाजवादी पार्टी को मजबूर किया है कि वो एक बार फिर से पीडीए के फॉर्मूले का विकल्प तलाशें, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने का दावा करने वाली एसपी के लिए मजबूत दिख रही बीजेपी के खिलाफ राह कितनी आसान नहीं होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन तमाम चीज़ों की न सिर्फ बचाव करती हुई नजर आ रही है, बल्कि वो साफ तौर से कह रही है कि अलग बात है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी हारी है, लेकिन हर हाल में पीडीए जीता है, क्योंकि पिछड़ा दलित वोट बैंक किसी न किसी प्रकार से खिसका है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए पर ही कायम रहेगी या फिर अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की कमान के लिए ओबीसी या फिर दलित चेहरे को प्राथमिकता दे सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का इंचार्ज बनाया गया है। वो इसी हफ्ते लखनऊ दौरे पर आकर प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया करेंगे। अटकलें ये भी है कि भूपेंद्र चौधरी को सटीक किया जा रहा है। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी की कमान ओबीसी और दलित चेहरे को प्राथमिकता दे सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का इंचार्ज बनाया गया है। पीयूष गोयल इसी हफ्ते लखनऊ दौरे पर आकर प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया कराएंगे। बीजेपी संगठन के पुनर्गठन में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश के संगठन में बदलाव कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज होगी और जो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है वो जल्द ही यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। अगले 7 दिनों के भीतर पीयूष गोयल राजधानी लखनऊ में मौजूद रहेंगे और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को रिपीट किया जा सकता है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के शेष बचे कार्यकाल को पूरा कर रहे थे। पश्चिम जाट सियासत को साधने के लिए बीजेपी बड़े जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को एक बार फिर रिपीट कर सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का भी नाम चर्चा में है। बीएल वर्मा लोधी बिरादरी से आते हैं। इनका नाम पिछली बार से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में रहा, वहीं इस बार भी उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। यूपी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ लोधी बिरादरी के नेता, कैबिनेट मंत्री और आंवला से कई बार के विधायक धर्मपाल सिंह का नाम मजबूती से चर्चा में है। दलित चेहरे के तौर पर राज्यसभा सांसद कांता करदम का नाम भी चर्चा में है। महिला होने के साथ ही पार्टी की संगठनात्मक अभियानों में लगातार सक्रिय है। कांता करदम बीजेपी की प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है। विद्यासागर सोनकर का नाम भी इसमें शामिल है।
विद्यासागर सोनकर बीजेपी के पूर्व सांसद, MLC और प्रदेश महामंत्री के पद पर रह चुके हैं। विद्यासागर सोनकर संगठन के बड़े दलित चेहरे हैं। ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में है। साध्वी निरंजन ज्योति विश्व हिंदू परिषद से बीजेपी की फतेहपुर से सांसद भी रही हैं और पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। निषाद समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति निरंजनी अखाड़े की महंत भी है। सांसद बाबू राम निषाद का नाम भी चर्चा में है। बीजेपी संगठन के बड़े चेहरे और मौजूदा राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद के नाम पर भी चर्चा है। बाबू राम निषाद बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर संगठन का बड़ा अनुभव है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी का है। हरीश द्विवेदी केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। असम बीजेपी के प्रभारी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व में संयोजक बनाया था। पूर्वांचल के अलावा बाकी यूपी में ब्राह्मणों और दूसरी बिरादरियों में पैठ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दलित चेहरे के तौर पर रॉबर्ट्सगंज से पूर्व सांसद राम सकल के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ता को यूपी बीजेपी की कमान देना चाह रहा है। राम सकल आरएसएस के तहसील प्रचारक से लेकर बीजेपी के 3 बार सांसद और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कई नामों पर चर्चा चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी की कमान के लिए ओबीसी या दलित चेहरे को प्राथमिकता दे सकता है। वहीं भूपेंद्र चौधरी को रिपीट करने की अटकलें भी तेज है। कई नाम इस प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत रेस में हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि आखिर यूपी बीजेपी की कमान किस चेहरे को दी जानी है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और दिल्ली की ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानत उल्लाह खान एक बार फिर विवादों में हैं। दिल्ली पुलिस को तलाश कर रही है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अमानत उल्लाह पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। अमानत उल्लाह पर कानून का चाबुक। आप विधायक अमानतुल्लाह पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर की, जहां सोमवार शाम को दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान अमानतुल्लाह अपने घर पर नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक के घर की जांच भी की। एक बार हम चेक कर ले, मैंने आप आइए चेक करा देते हैं, हमने घर चेक करा दिया, उसके बाद हो जाए। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो क्राइम ब्रांच के जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनका मेडिकल भी बाकायदा कराया गया है। करीबन 4 से 5 लोग की टीम जो थी क्राइम ब्रांच की, वो सावेज खान को पकड़ती है और उसके बाद जब उससे पूछताछ हो रही होती है, उसी दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद जो सावेज खान है उससे वहां से छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला? वाकया सोमवार का है, जब जामिया नगर इलाके में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शावेज खान नाम के एक बदमाश से पूछताछ कर रही थी। तभी वहां आप विधायक अमानतुल्लाह और कुछ लोग पहुंच गए और क्राइम ब्रांच की टीम से बहस करने लगे। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम से वहां पर धक्का मुक्की भी हुई। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर आरोपी शावेज खान को वहां से भगाने का आरोप लगा। बदमाश शाहवेज पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है। एक पीओ जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आई थी और जब उसको इंटेरोगेट कर रहे थे वहाँ पे, तो अमानतुल्लाह खान जो कि लोकल विधायक हैं, ये आए और उसको जो है 307 जो कि पुरानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा थी, इसमें वांटेड था। तो इस पे जब कर रहे थे तो उसमें बाधा डाली गई। अब पुलिस अमानतुल्लाह खान से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करना चाहती है। पहले भी विधायक अमानतुल्लाह पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के आरोप लगे हैं और हाल ही में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ दौरे के समय मुकेश अंबानी परिवार के साथ संगम स्नान और गंगा पूजन के बाद परमार्थ निकेतन पहुंचे। अंबानी परिवार के परमार्थ निकेतन पहुंचते ही ऋषि कुमारों ने शंख बजाकर और स्वस्ति वाचन कर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन
मुकेश अंबानी ने परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की और भोजन सेवा में हिस्सा लिया। परमार्थ निकेतन में भी परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद अंबानी परिवार ने परमार्थ निकेतन आश्रम में भोजन सेवा की। त्रिवेणी में स्नान के बाद अंबानी परिवार महाकुंभ में बने परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचा। परिवार ने आश्रम में सफाई कर्मियों, बोट चलाने वालों और तीर्थयात्रियों को मिठाई बांटी। परिवार के सदस्य तीर्थयात्रियों को भोजन परोसते भी दिखे। इस दौरान मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज अंबानी फैमिली महाकुंभ में आई और यहाँ पर संगम में स्नान किया। हमारे साथ अनंत अंबानी जी। अनंत जी, आप बात करते हैं मीडिया को और आज आप महाकुंभ में आए, कैसा लगा यहाँ पर आकर, क्या अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा और जी स्नान करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शांति मिली। परिवार के साथ गंगा पूजन किया, क्या कामना की है सर? भगवान सबका भला करे। सर भोजन सेवा भी आपने की है, यहाँ पर भोजन सेवा की है, भगवान का आशीर्वाद जी। बस माँ गंगा से क्या कामना की सर? एक बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। तो सुख और संपत्ति की कामना यहाँ पर की है यहाँ पर, और इन्होंने जो है यहाँ पर कामना की है और इसके साथ साथ गंगा स्नान किया है, पूजा अर्चना की है और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी जी पहुंचे थे और यहाँ पर अनंत अंबानी ने बातचीत की है। यहाँ पर सबसे पहले संगम स्नान किया उन्होंने, उसके बाद वहाँ पर गंगा पूजन किया, उसके बाद आकर यहाँ पर यज्ञ हवन किया और यज्ञ हवन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भोजन सेवा भी की। और महाकुंभ में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वैसे भी भोजन सेवा की जा रही है और उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर सबके सुख और समृद्धि की कामना की। ऐसी ही बात उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।